हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं आज कमेंट रिप्लाई। जो आज के जो कमेंटेटर हैं विजय कुमार, अमरदीप पांडे, नवीन पांडे, भूमिन पटेल, श्रीनिरिक योको, ये जो है आज के कमेंटेटर हैं जिनको मैंने सेलेक्ट किया है और जिनके बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और उसका रिप्लाई मैं दूंगा दोस्तों। और जो भी इसके अलावा और वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ जो है अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है कोई क्वेश्चन या आपके लिए कोई क्वेश्चन नया लग रहा है तो वो कमेंट करके हमें बताइए और मैं उसको आपके नाम के मेंशन के साथ उसका आंसर भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले ये हैं विजय कुमार जी। इन्होंने कहा कि सर 3 केजी का सक्शन होता है तो 3.5 केजी पर ही डिस्चार्ज क्यों करते हैं, 4 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे भी तो कर सकते हैं ना, ये इन्होंने कहा। और ये उसमें किया है बैलेंसिंग लाइन वाले में। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि भाई देखो, वहाँ पे मैंने जब बताया था, समझाया था, तो ये एक जो है ये फिक्स नहीं है बिल्कुल। ये 4 केजी पर भी हो सकता है, आपका कहना सही हो सकता है। लेकिन क्या होता है दोस्त कि जब सीरीज में हमारे इम्पेलर लगे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो उनके इंडिविजुअल जो है डिस्चार्ज आप नहीं बता सकते। या तो उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट जो है एक प्रेशर गेज लगा लो, लेकिन आज तक ऐसा जो है पंप बना नहीं है। तो ये जो है, जैसे कोई पंप है, पंप में ढेर सारे जो है इम्पेलर हमारे लगे हैं। ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, तो ये 4 है। कम से कम 10-15 स्टेज के, मल्टी स्टेज के जो होते हैं, मल्टी स्टेज जो होते हैं वो उसमें ढेर सारे होते हैं। तो उनके इंडिविजुअल आप प्रेशर कैसे पता कर पाओगे। लेकिन मैंने उस वीडियो में बस बताया था कि 3 केजी से 3.5 केजी होता है, लेकिन वो फिक्स नहीं है, उससे ज़्यादा होता, वो कैलकुलेटिव नहीं है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि, क्योंकि उसमें 20 स्टेज के ऐसे हैं, 20 स्टेज के मल्टी स्टेज हैं। मल्टी का मतलब बहुत सारे, 10 स्टेज के हो सकते हैं, 20 स्टेज के, 20 इम्पेलर लगे रह सकते हैं। तो इंडिविजुअल आप पता करना चाहोगे कि 17वें जो इम्पेलर लगा है 17वें स्टेज का, तो वो कितना प्रेशर डेवलप कर रहा है, तो वो नहीं बता सकते। तो इसलिए मैं बस समझाने के लिए वो लिखा था। और आपका बिल्कुल कमेंट भी सही है कि 3 केजी का 3.5 केजी ही क्यों कर रहे हो आप, 4 केजी करो। तो भाई कर लो आप, उसमें कोई वो नहीं, मैं बस एक तरह से समझाने के लिए आपको बताया था। फिर उसी क्वेश्चन में इन्होंने, अमरदीप पांडे जी ने लिखा है कि सर हाउ कैन बी प्रेशर ऑफ बैलेंसिंग लाइन इज 2 केजी, इट शुड बी 9 केजी सेम एज ए डिस्चार्ज प्रेशर, जो है उसका लास्ट जो इम्पेलर का है। तो भाई देखिए, हमने जब ये पढ़ाया था बैलेंसिंग लाइन, तो मैंने यहाँ पे कहाँ पे बनाऊँ यार, चलो ठीक है, यहाँ पे बना दे रहा हूँ छोटे छोटे। जैसे ये है, ये है, ये है, और ये है, सपोज कीजिए। तो आप बोल रहे हो कि जो फाइनल, सपोज कीजिए कि यहाँ से हमारा फाइनल जो है 9 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से हमारा लिक्विड इन, मतलब आउट हुआ, और इन कितने से हो रहा है, 2 केजी से। पहले इम्पेलर को हम दे रहे हैं 2 केजी और आउट करा रहे हैं 9 केजी से। तो आपके कहने का मतलब है कि ये 9 केजी का प्रेशर यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं होता है भाई। अगर ये 9 केजी का प्रेशर, अगर यहाँ पे जो है सक्शन प्रेशर ही अगर 2 केजी या 1 केजी रखोगे, वहाँ पे 9 केजी का यहाँ पे बैलेंसिंग लाइन का प्रेशर दे दोगे, तो ये तो यहाँ पे इन ही नहीं होने देगा, 2 केजी को इन ही नहीं होने देगा। वो 9 केजी वाला अपना वो रिस्ट्रिक्शन पैदा कर देगा, रोक देगा। इसलिए जितना ये है, इसी के इक्विवेलेंट यहाँ से हम डिस्चार्ज प्रेशर देते हैं। और वो कैसे देते हैं वो भी आप समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे जो 9 केजी का है, तो 9 केजी का जो है, आप एक चीज़ आप तो जानते हो कि जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन की अगर साइज बढ़ा दें या कम कर दें तो उस समय प्रेशर भी कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे एरिया जो है, एरिया अगर बढ़ जाए तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है,
और वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। इसी का उल्टा आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पे एरिया को हम क्या कर दें, एरिया कम कर दें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यही काम हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे एक टैंपिंग निकालते हैं। यहाँ पे सपोज करो कि डिस्चार्ज लाइन की जो साइज है वो 6 इंच की है, 6 इंच की डिस्चार्ज लाइन है। तो उस 6 इंच लाइन यानी कि साइज उसकी मोटी है, तो साइज ज़्यादा होने की वजह से वहाँ प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन अब वहीं से उसी 6 इंच लाइन से अगर आप ½ इंच की एक लाइन निकाल के वहीं से एक टैपिंग निकाल के यहाँ पे अगर लगा दोगे तो भाई अब 9 kg उस लाइन में जो जा रहा है 6 इंच की लाइन में, अब 9 kg यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि एरिया जो है कम हो गई, लाइन की साइज कम हो गई, लाइन की साइज आपने रिड्यूस कर दिया। तो लाइन की साइज अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो लिक्विड आएगा यहाँ पे उसका प्रेशर भी कम ही होगा, वो उतना पूरा का पूरा उतना प्रेशर नहीं होगा, उससे कम होगा। तो लाइन साइज अगर हम जितना कम कर देते हैं तो प्रेशर उसी से रिड्यूस होता है। अगर आप यूरिया प्लांट में, अमोनिया प्लांट में, किसी भी प्लांट में अगर हो तो आप देखोगे कि प्रेशर को ऐसे ही रिड्यूस किया जाता है, उसका एरिया जो है लाइन साइज का एरिया कम 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 करते जाते हैं, और हमारे जो लाइन की साइज या लाइन की जो एरिया जैसे ही कम होती है प्रेशर वैसे ही डाउन हो जाता है, छोटा हो जाता है। आपको ये भी पता होगा कि हम जो हमारा एक जो है वेंचुरी जो हमारा वेंचुरी मीटर है वहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे कि थ्रोट पे जो है, थ्रोट ये हमारा जो थ्रोट पार्ट है, जो ये कन्वर्जन है, डाइवर्जन, ये थ्रोट है। थ्रोट पे देखोगे कि एरिया कम होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो एरिया कम होने से प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ये 9 kg का जो फाइनल डिस्चार्ज है उसको हम लाइन साइज को पतली करके, बहुत ही पतली करके उसकी जो है उसका प्रेशर डाउन करके इक्विवेलेंट 2 kg ही देते हैं। 2 kg नहीं, जो इसका डिस्चार्ज है हमारा पहले इम्पेलर का जो डिस्चार्ज है 3.5 समझ लो, तो ये 3.5 के आसपास ही रहेगी, तभी वो बैलेंस कर पाएगा। अगर उसके इक्विवेलेंट नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा दोस्तों, ये इम्पेलर खिसक जाएगा, सरक जाएगा। तो अब आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आपके अकॉर्डिंग अगर 9 kg का हम यहाँ पे दे दें भाई, तो 9 kg का रास्ता ही तो पाथ ही रोक देगा। सक्शन जहाँ से आ रहा है, इधर से 2 kg का आ रहा है, वहीं पे आपने 9 kg का रख दिया तो 9 kg वाला जाएगा, इधर वाले को पीछे धक्का दे देगा, वो तो बैक फ्लो कर देगा, उसे धक्का मार के और पीछे ही कर देगा। क्योंकि कभी भी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ फ्लूट जाता है। आप यहीं पे हाई कर दोगे तो सक्शन वाला जो टैंक से जो सक्शन ले रहा है पंप, वो वाला लिक्विड कहाँ आएगा, वो तो रुक जाएगा ना। तो ये है, आप एक बार और देख लीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए भाई, मैं भी गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। तो एक बार आप उसे रीचेक जरूर कर लेना प्लीज़, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो इतना है, मैंने देखा भी है, हमारे यहाँ जो है पंप लगा है उसमें प्रेशर भी मैं देखता हूँ, जो बैलेंसिंग लाइन जो जा रही है उसका प्रेशर भी देखा, तो वो 9 kg नहीं था, वो वहीं 3.5 के आसपास है। जो इसका सपोज करो इसका फर्स्ट इम्पेलर का 3.5 है, तो इसी के इक्विवेलेंट देते हैं ताकि ये बैक जर्क ना लगे, बैक प्रेशर ना लगे। ठीक है, तो इनका भी हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इनके नवीन पांडे जी का। इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द प्रेशर ऑफ प्रोसेस एयर एंड इंस्ट्रूमेंट एयर। इन्होंने पूछा है कि प्रोसेस एयर और इंस्ट्रूमेंट एयर का जो है प्रेशर कितना होता है। तो भाई देखिए, प्रोसेस एयर को हम और एक नाम से जानते हैं, यूटिलिटी एयर भी इसे कहते हैं, या इसे सर्विस एयर भी कहते हैं, या इसे प्रोसेस एयर तो कहते ही हैं। और प्रोसेस एयर का जो है डिजाइन प्रेशर, अगर डिजाइन प्रेशर में देखो दोस्तों, जो हमारे जो हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने कम से कम 6 कंपनी ऐसी हैं जिनमें मैंने वर्क किया, वहाँ पे मैंने एनालिसिस की। तो सब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनमें जो है डिजाइन प्रेशर जो है प्रोसेस एयर की डिजाइन प्रेशर की बात करूँ तो 11 kg/cm² था। और वहाँ पे जो नॉर्मल प्रेशर था, 2 प्रेशर, एक तो डिजाइन यानी कि 11 kg पे वो डिजाइन था,
और नॉर्मल उसका प्रेशर जो था वो 7 kg/cm स्क्वायर है। यानी कि आप कह सकते हो कि प्रोसेस एयर का प्रेशर कितना होना चाहिए, 7 kg होना चाहिए। अब उसका टेम्परेचर भी आप जान लो कि उसका टेम्परेचर कितना था, तो उसका टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास था प्रोसेस एयर की। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट एयर की, तो सेम क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट एयर की भी थी। इंस्ट्रूमेंट एयर की भी जो है डिजाइन प्रेशर 11 kg था और नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट एयर का जो प्रेशर था 7 kg था और उसका इंस्ट्रूमेंट एयर का टेम्परेचर 40 डिग्री था। लेकिन अब हम उस बात को लेके चलते हैं कि जो है क्या बेसिक डिफरेंट है इंस्ट्रूमेंट एयर में और प्रोसेस एयर या यूटिलिटी एयर या सर्विस एयर। सर्विस एयर कह लो, प्रोसेस एयर कह लो या यूटिलिटी एयर कह लो, तो इनमें और इंस्ट्रूमेंट एयर में क्या डिफरेंट है वो एक बार और आप रिवाइज कर लो। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट एयर में जो है ऑयल पार्टिकल, लुब्रिकेटिंग ऑयल पार्टिकल जो है वो बिल्कुल नील होते हैं, जीरो होते हैं। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल आते कहाँ से हैं, क्योंकि एयर जो है कंप्रेसर से निकलते हैं, तो कंप्रेसर को जब हम लुब्रिकेट करते हैं तो वहाँ पे जो है ल्यूब ऑयल पार्टिकल आ जाते हैं। तो प्रोसेस एयर और प्रोसेस एयर में लुब्रिकेटिंग ऑयल पाए जाते हैं, लेकिन यूटिलिटी एयर में जो है इंस्ट्रूमेंट एयर में जो ऑयल है ल्यूब ऑयल वो एकदम नील होता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात करें इंस्ट्रूमेंट एयर की क्वालिटी की, तो उसमें डस्ट बिल्कुल नहीं होते हैं, डस्ट हुआ डर्ट हुआ वो नहीं होता, लेकिन इसमें जो है डस्ट भी होगी डर्ट भी होगी। मॉइस्चर की बात करें वाटर पार्टिकल की, तो इंस्ट्रूमेंट एयर में वाटर पार्टिकल बिल्कुल कम होते हैं, नील होते हैं, एक तरह से आप कह लो मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता, एकदम 0 ppm होता है मॉइस्चर। लेकिन अगर इसकी बात करें सर्विस एयर या यूटिलिटी एयर या प्रोसेस एयर की बात करें तो इसमें मॉइस्चर पाया जाता है, और कितना पाया जाता है ये वहाँ के फिल्टर के जो मॉइस्चर सेपरेटर पे डिपेंड करता है कितना एक्यूरेसी का है। नेक्स्ट है इसकी ड्यू पॉइंट। इसकी ड्यू पॉइंट इंस्ट्रूमेंट एयर की जो ड्यू पॉइंट होती है वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब ड्यू पॉइंट क्या है दोस्तों, ड्यू पॉइंट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इफ ड्यू पॉइंट हाई मॉइस्चर कंटेंट इन एयर हाई एट अ गिवन टेम्परेचर। ये कह रहा है कि ड्यू पॉइंट का मतलब ये होता है कि ड्यू पॉइंट मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की जो है कैपेसिटी है उसको शो करती है। अगर ड्यू पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि अगर ड्यू पॉइंट हायर है, तो ड्यू पॉइंट अगर हायर है तो मॉइस्चर उस एयर में मॉइस्चर कंटेंट भी हाई होगा। अगर ड्यू पॉइंट कम है तो मॉइस्चर कंटेंट भी कम होगा। जैसे इंस्ट्रूमेंट एयर का ड्यू पॉइंट कितना है, -20 डिग्री है, यानी कि बहुत कम है, यानी कि इसमें जो है मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होगा। समझ में आ गया आपको? तो इनका हो गया आंसर। अब चलते हैं, ये मिटा दूं दोस्तों। अब वो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं जिसमें से भूमिन पटेल जी कह रहे हैं कि सर ये स्लोप वाला पोर्शन समझ नहीं आया, और सिर योको जी कह रहे हैं कि स्लोप अगर ना दें और लेग सीधा सीधा लगा दें तो क्या दिक्कत आएगी। अब इन दोनों लोगों का जो है मैं जो है सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। क्या है, सबसे पहले ये भूमिन पटेल जी कह रहे हैं कि ये स्लोप वाला पोर्शन समझ नहीं आया। भाई स्लोप वाला पोर्शन नहीं समझ में आया, बाकी सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है, स्लोप हम लगाते ही नहीं है। जैसे अब स्लोप वाला पोर्शन आपको नहीं समझ में आया तो क्यों नहीं समझ में आया वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। और इन्होंने कहा है कि स्लोप अगर ना दें, लेग अगर सीधा सीधा लगा दें तो क्या दिक्कत आएगी। तो इनमें से इनको मैं बता रहा हूँ रिन योको को कि स्लोप अगर ना दें, लेग सीधा सीधा लगा दें तो क्या दिक्कत आएगी। भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। स्लोप अब लगाते कब है ये बस समझिए आप। जैसे स्लोप लगाने का रीजन क्या है, जैसे अगर आप यूरिया प्लांट में हो तो वहाँ पे आप फर्स्ट स्टेज वैक्यूम सेक्शन देखे होंगे और सेकंड स्टेज वैक्यूम सेक्शन देखे होंगे। एक स्टेज में हमारा जो है वैक्यूम 0.3 एटा मेंटेन करते हैं, दूसरे में 0.03 एटा मेंटेन करते हैं। तो जब सपोज कीजिए कि यहाँ पे 0.3 एटा वैक्यूम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे 0.03 एटा मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा इजेक्टर लगेगा, यहाँ पे भी क्या होगा दोस्तों, इजेक्टर लगेगा।
और यहाँ पे भी हमारा जो है इजेक्टर जो है जो भी इजेक्टर बना देंगे, यहाँ पे भी हमारा इजेक्टर लगेगा और यहाँ पे भी हमारा इजेक्टर लगेगा, क्योंकि यहाँ 0.38 वैक्यूम क्रिएट करना है और यहाँ पे 0.038 वैक्यूम करना है, तो दोनों जगह इजेक्टर लगेंगे, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इजेक्टर ही लगेंगे। तो अब जब इजेक्टर लगेंगे तो फिर वहाँ से वहाँ उन्हें कंडेंस करने के लिए सरफेस कंडेंसर भी लगेंगे। जब सरफेस कंडेंसर लगेंगे तो वो कंडेंस करके जो है एक वेसल में वो गिराएगा, जो भी कंडेंसेट होगा वो वेसल में गिराएगा। और अब यहाँ पे 0.038 अगर हमें क्रिएट करना है तो यहाँ पे भी स्टीम इजेक्टर लगेगा और फिर यहाँ से जो स्टीम आएगी वेपर के साथ उसको कंडेंस करने के लिए सरफेस कंडेंसर लगेगा और फिर उनको क्या होगा कि एक वेसल में जो है लिक्विड को रखेंगे। तो अब सपोज करो कि 0.38 आपको वैक्यूम क्रिएट करना है, तो उसके लिए अलग वेसल लगा दिए आपने यहाँ पे सीधे सीधे, ये बैरोमेट्रिक लेकर आपने सीधे सीधे लगा दी, ठीक है, ओके। अब आपने यहाँ पे 0.038 वैक्यूम क्रिएट करना है तो यहाँ पे भी कंडेंसर दे दिए, आपने इजेक्टर लगा दिए, फिर उसका कंडेंसर जो निकलेगा उसके लिए आप अलग वेसल तो लगाओगे नहीं, क्योंकि वेसल कितने लगाओगे। ऐसे तो अगर कहीं और स्टेज में कहीं और अगर वैक्यूम क्रिएट करना है वहाँ भी अगर आप इजेक्टर लगा रहे हो तो वहाँ पे भी आप अलग अलग वेसल लगाओगे, वेसल तो एक ही जगह रहेगा ना। तो यहाँ पे जब एक ही जगह वेसल लगेगा तो यहाँ पे तो आप सीधे सीधे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब दूसरी जगह लगा रहे हो, अब जो है दूसरे अब वहाँ पे ना लगा के कहीं और सेकंड स्टेज दूसरी जगह लगा रहे हो, तो वहाँ पे जो उसका जो कंडेंसेट गिरेगा तो उसके लिए अलग वेसल तो लगाओगे नहीं। अगर अलग वेसल लगाओगे तो ठीक है, बैरोमेट्रिक लेग को सीधा सीधा लगा दो, लेकिन अगर नहीं लगाओगे, क्योंकि अलग अलग लगाओगे वेसल तो आप जानते हो यार कॉस्ट कितनी आएगी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, नया वेसल लगा रहे हो। तो एक इसका अच्छा सा उपाय है कि ये वाली जो यहाँ से हम जो कंडेंसेट है इसको इसी में स्लोप देके, यहाँ पे लाइन से स्लोप देके इसी में गिरा दें, एक ही वेसल में गिरा दें। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि जगह जगह पे हमें इजेक्टर का यूज करते हैं तो वहाँ पे बैरोमेट्रिक लेग को स्लोप देके यहाँ पे ला देते हैं, एक ही वेसल में गिरा देते हैं, सबके कंडेंसेट एक ही वेसल में रख देते हैं। ये जो कह रहे हैं कि स्लोप अगर ना दें और लेग सीधा सीधा लगा दें, अगर भाई यहाँ पे अगर सीधा सीधा लगाओगे तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेज में क्या करोगे, वहाँ पे नया वेसल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा कॉस्ट आएगी, इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन में आपके पास यही ऑप्शन है कि इसे स्लोप में देके यहाँ पे पूरा का पूरा कंडेंसेट यहाँ पे गिरा दो। समझ में आया? बिल्कुल। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम स्लोप देते हैं। अब मैंने उसमें बताया था कि स्लोप को हमने 45 एंगल पे ही क्यों दिया था, क्योंकि हमारा जो टेन थीटा की वैल्यू जो है 45 डिग्री पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, एक वैल्यू वहाँ पे होती है। तो अगर आप स्लोप जो है अगर ऐसे 45 एंगल पे नहीं दोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर सपोज करो कि ऐसे आपने लिक्विड को ऐसे गिरा दिया, ऐसे ला के गिरा दिया, स्लोप नहीं दिया, ऐसे सीधे आया और ये टेढ़ी करके लाइन यहाँ पे ले दिया, या जिग लाइन को करके इसमें डाला, तो उस कंडीशन में जो है जो सरफेस कंडेंसर का जो कंडेंसेट होगा वो इजीली स्मूथली नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे, जैसे ये है यहाँ पे सपोज करो कि आपने स्लोप नहीं दिया, लाइन को ऐसे टेढ़े करके लगा दिया और ये गई और यहाँ पे गिर रहा, तो आप देखोगे यहाँ पे अभी लिक्विड वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे जो है लिक्विड पार्टिकल लिक्विड जो है लिक्विड डिपॉजिट होगा, प्लस जो है आप कह लो कि यूरिया सोल्यूशन में तो जो यूरिया पार्टिकल है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता था, तो वहाँ पे जो है लाइन में अगर डिपोजिशन होगा तो लाइन क्लोग हो जाएगी, पूरा चोक हो जाएगी, एक कंडीशन आएगा वो निकलेगी ही नहीं। लेकिन अगर यहीं आप स्लोप दे दो तो जैसे ही पार्टिकल आएगा सीधे सीधे नीचे निकल जाएगा, कहीं भी चोकिंग नहीं, पूरा पार्टिकल TSS टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हो या सॉलिड पार्टिकल हो या सोल्यूशन में और पार्टिकल हो, सीधे वहाँ पे रुकेंगे ही नहीं, सीधे स्लोप की वजह से सीधे नीचे चले जाएंगे। तो ये रीजन है स्लोप देने का। तो आई होप इनका तो हो गया, स्लोप अगर ना दें लेग सीधे सीधे लगाने तो क्या दिक्कत होगी। भूमेन पटेल जी का है कि सर ये स्लोप वाला पोर्शन नहीं समझ में, तो अब आपको भी स्लोप वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा कि स्लोप क्यों लगाते हैं। क्योंकि कई स्टेजों में अगर वैक्यूम क्रिएट करना है तो कई हमें
जो है इजेक्टर यूज़ करना पड़ेगा और कई हमें सरफेस कंडेंसर यूज़ करना पड़ेगा। तो उनको जो है एक ही टैंक में अगर हम रख लें उनके कंडेंसेट को तो क्या होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब एक ही में रखोगे तो भाई सीधे सीधे तो लाओगे नहीं, क्योंकि सीधे सीधे तो यहाँ ला दिए। अब दूसरे साइड में अब आप इजेक्टर लगा दिए तो वो तो सीधे यहाँ पे नहीं आएगा, तो उसको तो स्लोप करके ही उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो आई होप दोनों लोगों को सर्टिफिकेशन मिल गया होगा कि क्या है इसका मतलब। अगर न मिले तो फिर लिखिएगा, फिर मैं बताने की कोशिश करूँगा। और बाकी और व्यूअर जो हैं देख रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आपका क्वेश्चन है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अधिकतर जो कमेंट पढ़ता हूँ तो उनमें बस यही पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, या मतलब जितने भी मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हैं सब पूछते हैं कि ये कब मिलेगा। और कुछ लोग तो ऐसे ऐसे कहते हैं कि इन क्वेश्चनों का आंसर क्या कोई बाबा जी देगा क्या, कब इसका आंसर मिलेगा। तो भाई सब क्वेश्चनों का एक साथ आंसर नहीं मिल सकता, आप समझिए इस बात को। वो जो है एक एक करके पूछिए कि ये जो है बेसिकली ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में, तो उस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। अब आप पूरे पोर्शन का पूछ लेते हो कि प्रोसेस सेफ्टी का, जैसे मैंने 250 क्वेश्चन अपलोड किए, तो सर प्रोसेस सेफ्टी के ये सारे आंसर कब मिलेंगे। भाई सारे आंसर कैसे मिल जाएंगे, धीरे धीरे करके मिलेंगे। जो आपको नहीं समझ में आ रहा वो पूछिए, वो मैं बताऊँगा। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स इन लोगों को कहना चाहूँगा कि आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा और कम से कम कमेंट करके मुझे मोटिवेट तो किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।